बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किस तरह से जो है वो डिस्कवर हुआ था। अब सबसे पहली बात, आपको कुछ जो है वो हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि हमने ये पिछले लेक्चरों में पढ़ा भी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो थे वो 1886 तक जो है वो डिस्कवर हो चुके थे। और उनकी जो जितनी तकरीबन प्रॉपर्टीज थी 1895 यानी कि 1895 तक सारी प्रॉपर्टीज जो है वो बयान हो चुकी थी, मालूम हो चुकी थी कि ये किस तरह के पार्टिकल्स हैं। तो इट इज़ वेरी स्ट्रेंज टू नो दैट अप टू 1932 1932 1932 तक फिर जो है कोई पार्टिकल दरियाफ्त ना हुआ। तकरीबन जो है ये मतलब 30 साल से ऊपर, 35 साल तक तकरीबन अरसा जो है वो बन जाता है कि 35 साल तक भी कोई साइंसदान जो है वो नया पार्टिकल दरियाफ्त ना कर सके और सिर्फ यही बता सकते थे कि जो एटम है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से जो है वो बना हुआ है। बट ये रदरफोर्ड था 1920 में, इसने ये बात की कि बात ये है कि जब इसने एटॉमिक मासेस कैलकुलेट किए ना, तो ये इस नतीजे पर पहुंचा कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नतीजे में हम जो है वो किसी भी पार्टिकल, किसी भी एटम का जो है मास एक्सप्लेन पूरी तरह नहीं कर सकते। तो इसने ये एक बात प्रिडिक्ट की, इसने कहा कि भाई बात ये है कि हो सकता है कि न्यूक्लियस में कोई और पार्टिकल्स भी होंगे जिनके ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं होगा, लेकिन उनका जो मास होगा वो प्रोटॉन के बिल्कुल इक्वल होगा। तो रदरफोर्ड प्रिडिक्टेड 1920 that some kind of the neutral particle having mass equal to proton must be present in an atom। एक एटम में वो जरूर पार्टिकल ऐसे होंगे, because he noticed that atomic masses of atom could not be explained if it were supposed that atom had only electrons and protons। ये बात जो है वो उसने कंप्लीटली कही कि ये सिर्फ और सिर्फ अगर हम एटॉमिक मैसेज की बात करते हैं तो वो सिर्फ अगर कंसीडर करें कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ही मिलकर बना है, तो हम एटम की पूरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन है नहीं कर पा रहे। तो इसने कहा कि कोई ना कोई पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस में जरूर होंगे। तो चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इन 1932 1932 में फिर चैडविक ने जो है वो न्यूट्रॉन पार्टिकल जो है वो डिस्कवर की है और फिर इसको जो है वो 1935 में नोबेल प्राइज भी मिला था। अब इसमें हुआ क्या था कि अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम वाले कंसीडर किए जाते हैं, कि अल्फा पार्टिकल को ब्रिलियम टारगेट पे जब उसने स्ट्राइक कराया तो कार्बन के साथ हमारे पास कुछ पार्टिकल्स निकले जो कि बहुत ज्यादा पेनेट्रेट कर जाते थे किसी मादे के अंदर, काफी हद तक चले जाते थे, यानी कि कह लें कि दीवारों तक से गुजर जाते थे, लेकिन इनके ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं था क्योंकि चार्ज डिटेक्टर इसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज शो कर रहा था। तो a stream of alpha particle produced from a polonium source was directed at beryllium target and some penetrating radiation were produced। के कुछ बहुत ज्यादा जो है वो पेनिट्रेट करने वाली रेडिएशन प्रोड्यूस हुई। तो these radiations were called neutrons। इनको न्यूट्रॉन्स कहा गया बिकॉज चार्ज डिटेक्टर शोज देम टू बी न्यूट्रल। इसके ऊपर जो है वो न्यूट्रल, चार्ज डिटेक्टर ने कहा कि इनके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। एक्चुअली अल्फा पार्टिकल आर द न्यूक्लियाई ऑफ बीई एट रीअरेंज एंड एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इज एमिटेड। अब कहता है कि असल में जो अल्फा पार्टिकल्स है ना, वो न्यूक्लियाई ऑफ ब्रिलियम के ऊपर जब ये स्ट्राइक करते हैं, एट का मतलब जब ब्रिलियम इसको खा जाता है, खा जाने से मुराद यहाँ से मुराद ये है कि जब इसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर जो एक्स्ट्रा जो है वो एक न्यूट्रॉन निकलता है। ये डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसमें से रेडिएशन निकलनी है। ये जो है अल्फा पार्टिकल्स निकले इससे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। ये ब्रिलियम टारगेट है, इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल, और फिर कुछ पार्टिकल जो है वो इस ब्रिलियम टारगेट से आगे कुछ पार्टिकल निकले हैं। तो ये चार्ज डिटेक्टर, तो जब चार्ज डिटेक्टर पे जाते थे तो चार्ज डिटेक्टर इनके ऊपर जो था चार्ज शो करता था कि ये न्यूट्रल पार्टिकल। कहने का मतलब ये कि इनके ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता था। ठीक है, तो यूं जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल जो है वो डिस्कवर हुए। अब कुछ प्रॉपर्टीज है न्यूट्रॉन की,
बड़ी ही अहम प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि फ्री न्यूट्रॉन डिकेज इनटू प्रोटॉन विद एन एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यूट्रिनो, कि जब आप एक न्यूट्रॉन को तोड़ते हैं, देखिए अब एक न्यूट्रॉन को भी तोड़ा जा सकता है, तो जब आप एक न्यूट्रॉन टूटता है, डिके होता है, तो ये एक जो है वो बनाता है प्रोटॉन बनाता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन बनाता है, और उसके बाद कुछ न्यूट्रिनो पार्टिकल जो है वो निकलते हैं। अब ये जो ऊपर वाला है ना, ये होता है एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ये नीचे वाला जो है ये मतलब ये मास को रिप्रेजेंट करता है, ये चार्ज को। तो प्रोटॉन का मास 1 है और चार्ज +1 है। अब इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 0। यहां से ये कंफ्यूज नहीं होना आपने कि इलेक्ट्रॉन का मास तो पीछे इंतहाई कम है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये बेसिकली जाहिर भी करता होता है कि ये एटॉमिक नंबर को भी जाहिर करता है किसी एटम के, क्योंकि हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनके पार्टिकल नंबर यानी कि ये 0 और ये इसके ऊपर -1 जो है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो इसका जो है ये टोटली तौर पर जो है वो न्यूट्रल है। ये अब ये कंफ्यूज ना होइएगा, ये है न्यूट्रॉन जब टूटता है, यानी कि एक न्यूट्रॉन जब टूटा तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो में वो चेंज हुआ। न्यूट्रॉन कैनॉट आयोनाइज गैसेस, न्यूट्रॉन किसी किस्म की गैस को आयोनाइज नहीं कर सकते, किसी किस्म की गैस के जो है वो आयंस नहीं बना सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इनके ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता, ना ही ये अट्रैक्शन करते हैं, ना ही ये किसी मादे में जो है वो रिपल्शन करते हैं। न्यूट्रॉन आर हाईली पेनेट्रेटिंग पार्टिकल, न्यूट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा पेनेट्रेटिंग पार्टिकल्स हैं, मतलब किसी मटेरियल के बहुत अंदर तक ये चले जाते हैं। इसकी वजह मेन यही है कि इनके ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता, तो जब इनके ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता तो ये किसी किस्म की अट्रैक्शन या रिपल्शन को जो है वो फेस नहीं करते, तो इसलिए ये बहुत अंदर तक किसी मादे के चले जाते हैं। दे कैन एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम पैराफिन, वाटर, पेपर एंड सेलुलोज। कहने का मतलब ये है कि ये किसी भी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, जैसा कि पैराफिन, ये सारे मटेरियल के नाम दिए गए हैं। अच्छा, दूसरी है कि व्हेन न्यूट्रॉन ट्रेवल विद एन एनर्जी ऑफ 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 10 की पावर 6 वोल्ट के हिसाब से जब ये ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो दे आर कॉल्ड फास्ट न्यूट्रॉन्स, इनको हम कहते होते हैं फास्ट न्यूट्रॉन। बट लेकिन व्हेन एनर्जी बिलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब इनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होती है, दे आर कॉल्ड स्लो न्यूट्रॉन्स, तो फिर हम इनको कहते हैं कि ये स्लो न्यूट्रॉन्स है। तो स्लो न्यूट्रॉन्स आर यूजुअली मोर इफेक्टिव देन फास्ट वन फॉर द फिशन प्रोसेस, फिशन पर्पस। तो फिशन रिएक्शन जब हम करवाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो स्लो न्यूट्रॉन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जो है वो ज्यादातर स्लो न्यूट्रॉन्स को ही यूज करते हैं। तो व्हेन न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड एज प्रोजेक्टाइल, कि जब न्यूट्रॉन को किसी प्रोजेक्ट पे आप करते हैं तो दे कैरी आउट न्यूक्लियर रिएक्शन, तो इनसे फिर एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। अ फास्ट न्यूट्रॉन इजेक्ट एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एटम एंड बोरॉन इज प्रोड्यूस अलोंग विद द एमिशन ऑफ एंड जो है वो अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो अब देखें नाइट्रोजन पे जब ये न्यूट्रॉन पड़ता है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, तो क्या होता है? ब्रिलियम बनता है और साथ हमारे पास अल्फा पार्टिकल बनता है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें एक एटम में किसी किस्म की जो है वो चेंजिंग आती होती है पार्टिकल्स की वजह से, और वो दूसरे एटम में चेंज हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे देखें ना, नाइट्रोजन है तो ये ब्रिलियम में चेंज हो गया, तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन जो है हुआ। इसी तरह से when slow moving neutron hit the copper metal, गामा रेडिएशंस जो है वो प्रोड्यूस होती है। जैसे कि कॉपर के ऊपर जब एक इलेक्ट्रॉन हम मारते हैं तो कॉपर जो है वो 66, 29 और प्लस जो है वो Hv यानी कि गामा रेडिएशंस बनती हैं। अब ये जो कॉपर 66 हुआ है, देखे ना, ये इसमें एक ऐड हो रहा है, नीचे वाला नीचे वाले में ऐड होता है, ऊपर वाला ऊपर वाले में ऐड होता है। तो अब देखें न्यूट्रॉन जब इसके ऊपर गया तो कॉपर ने जो है वो कैप्चर कर लिया, कॉपर ने इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया। तो एब्जॉर्बिंग के बाद क्या हुआ कि कॉपर 66 बन गया। लेकिन जो कॉपर 66 है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि ये एक अनस्टेबल होता है। कॉपर 66 आइसोटॉप अनस्टेबल है। तो फिर क्या होता है, ये किस में चेंज हो जाता है? जिंक में। और साथ हमारे पास जो है वो क्या निकलती हैं? बीटा पार्टिकल्स। इनको जो है वो बीटा पार्टिकल्स भी आप कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स है तो इनको बीटा पार्टिकल्स भी कहते हैं।
तो ये बीटा पार्टिकल्स जो है वो निकलते हैं, जो कि फिर हम जो है बायोलॉजिकल इफेक्ट इनका होता है और ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए इस्तेमाल है होते हैं। जज़ाकल्लाह जी, होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको